तो अपना टॉपिक चल रहा था पदार्थ, मैटर या द्रव्य, ठीक है ना। द्रव्य अलग चीज होता है, द्रव्य अलग चीज होता है, जिसके अंदर तत्व है, यौगिक और मिश्रण। वास्तव में टॉपिक तो ये है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अपने तत्व कुछ पढ़ लिए थे, कुछ बाकी है, आज इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपना जो रहने वाला है, देखो बात करते हैं अपन मानव यानी स्तनधारी। अरे मानव स्तनधारी होता है क्या? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है मानव में, बिल्कुल। मूत्र के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो आता है मानव यूरियोटेलिक प्राणी होता है, ठीक है ना। यूरिया का उत्सर्जन करता है ये। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, ठीक है ना, CONH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया का नाम होता है एमिनो मिथेनामाइड। यह प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम क्या है? कार्बनिक यौगिक होता है, जिसकी खोज किसने की थी? वॉलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मान कितना होता है? 46% होता है, जिसका यूज कहां होता है? हाँ, खाद और उर्वरक के रूप में। एक होती है हास्य गैस या लाफिंग गैस, जिसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसे कहा जाता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। आया वह किसने? ये ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह यानी भूपृष्ठ पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ये ऑक्सीजन तत्व की बात कर रहे हैं अपन, न की धातु की बात कर रहे हैं। ये तत्व है ऑक्सीजन, जो भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के बाद कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। ये एक कौन सी है? ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम और F यानी लोहा पाया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे सर्वाधिक अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला, भूपृष्ठ पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है ऑक्सीजन। क्वेश्चन आता है पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सर्वाधिक उपधातु कौन सी है? सिलिकॉन है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सर्वाधिक धातु कौन सी है? और 2 नंबर पर धातु लोहा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। ये ऑक्सीजन है, ये अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, एल्यूमिनियम धातु है। तो सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु तो एल्यूमिनियम है, पृथ्वी की सतह पर है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। अतः पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? याद रखना इसको। जलाने में सहायक परंतु स्वयं नहीं जलती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है, स्वयं नहीं जलती है, ठीक है ना। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे कौन से होते हैं? पीपल और तुलसी होते हैं। आगे बात करते हैं फ्लोरीन यानी F। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है क्या? बिल्कुल, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन। यदि जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं नियोन। नियोन क्या है? एक एक्रिय गैस है, जिसका उपयोग कहां किया जाता है? रंगीन बल्बों में भरी जाती है। ये रंगीन जो बल्ब आते हैं ना, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन। ये एक एक्रिय गैस है। जैसे विज्ञापन स्याही बनाने में इसका यूज होता है। आप कहीं देखते होंगे बड़े बड़े विज्ञापन लगे होते हैं, जो रात के अंधेरे में भी चमकते हैं। वो रात के अंधेरे में भी थोड़ी सी रोशनी मिलते चमकते हैं वो। इसका मतलब उसमें क्या भरी होती है? नियोन गैस भरी होती है। अत्यधिक कोहरे के समय हवाई पट्टी पर सिग्नल देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नियोन का। जब कोहरा होता है तो हवाई पट्टी पर सिग्नल देने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं सोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है? नेट्रियम होता है, याद रखना। नेट्रियम से ही सोडियम ये बना है Na, ठीक है ना। ये एक सॉफ्ट मेटल होती है क्या? बिल्कुल, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सॉफ्ट मेटल, ये इतनी सॉफ्ट है, इसके चाकू से काटा जा सकता है। पानी में जलती है क्या? अतः केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में रखते हैं। नोट, साबुन के 2 मुख्य तत्व होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। देखो अपनी जो साबुन बनी होती है ना, एक तो सोडियम से बनती है और एक पोटेशियम बनती है। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इससे बनते हैं हार्ड साबुन। हार्ड साबुन यानी कपड़े धोने के साबुन बनते हैं। जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कौन से? सॉफ्ट साबुन बनते हैं, यानी नहाने के साबुन बनाए जाते हैं, चिकने नहाने के साबुन बनाए जाते हैं। इनमें सोडा ज्यादा होता है, इसलिए ये कास्टिक, जो कास्टिक होता है उसके अंदर देखो कास्टिक सोडा, इसको बोल दिया जाता है कास्टिक सोडा। सोडा क्यों बोला? कि उसके अंदर सोडियम होता है, ये इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है।
इसको बोला जाता है कास्टिक पोटास। क्या बोला जाता है? कास्टिक पोटास। क्यों पोटास क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? पोटेशियम होता है। याद रखना ये। तो साबुन बनाने के दो घटक कौन से हैं? याद रख लेना। साबुन क्या काम आते हैं? अरे नहाने के काम आते हैं क्या? हाँ, तो सोडियम और पोटेशियम नहाने के काम आते हैं साबुन। तो साबुन के दो घटक याद रखना, सोडियम और पोटेशियम होते हैं। देखो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, OH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सोडियम की मात्रा अधिक होती है। आप अपने चेहरे पर या नहाने की कपड़े धोने की साबुन से नहाओगे तो आपको जलन महसूस होगी। अरे चमड़ी पर क्या महसूस होगी? जलन। क्यों? कि इसके अंदर क्या है? सोडियम की मात्रा अधिक होती है। कपड़े धोने के साबुन होते हैं, ये हार्ड साबुन होते हैं। एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक पोटास कहा गया क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। नहाने के साबुन होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं, यानी सॉफ्ट साबुन होते हैं। आगे अपन बात करते हैं मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम धातु Mg की बात करते हैं। तो हरित लवक या पर्ण हरित में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। बोलो हरित लवक या पर्ण हरित कहां पाया जाता है? हाँ, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। अरे पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक या पर्ण हरित पाया जाता है। और इसी की वजह से ही पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किसका निर्माण करते हैं? भोजन बनाते हैं। अरे अपन भोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते? अपन भोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते? नहीं बनाते हैं। हाँ, चकला बेलन लेके भोजन बनाना नहीं होता। भोजन होता है ऑटोमेटिक बनाना। जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक या पर्ण हरित पाया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपन तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अरे अपन तो दूसरों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। अपन भोजन क्यों नहीं बनाते? क्योंकि अपने में क्या नहीं पाया जाता? हरित लवक या पर्ण हरित नहीं पाया जाता। अगर ये होता तो अपन धूप में बैठे रहते, मजा करते, क्योंकि भोजन अपने आप बनता। लेकिन अपने में हरित लवक या पर्ण हरित नहीं पाया जाता। हरित लवक और पर्ण हरित में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ब्लड में क्या पाया जाता है? आयरन, लोहा पाया जाता है। तभी तो डॉक्टर कहते हैं ब्लड की कमी होने पर क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड की टेबलेट देते हैं। वरना क्या कहते हैं? लोहे के बर्तन में पालक की सब्जी बनाकर क्या करना चाहिए? खानी चाहिए। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है, साइनोकोबालामीन, इसीलिए इसका विटामिन B12 का नाम होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? जिंक धातु होती है। याद रख लोगे क्या? आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम। हवाई जहाज व प्रेशर कुकर में मुख्यतः कौन सी धातु का यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम। अरे हवाई जहाज का निर्माण में और प्रेशर कुकर में मुख्यतः कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम दो क्या है? अर्धचालक, जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है ना? इसका उपयोग किया जाता है सोलर प्लेट में। किसमें उपयोग किया जाता है इनका? सोलर प्लेट में इनका उपयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में। और रेत में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन जर्मेनियम। कांच निर्माण में सिलिकॉन जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप, जितनी भी कंप्यूटर चिप बनी होती है ना, उनमें ये सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों का ही उपयोग किया जाता है। आगे देखो कौन सा तत्व है? फास्फोरस, P। फास्फोरस यानी P। दांत व हड्डियों में किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। अपने दांत हो गए और अपनी क्या हो गई? हड्डियां हो गई। किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी। दांत पर सफेद आवरण है, क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। जो अपनी जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, उसका सबसे हार्ड पार्ट होता है ये। ठीक है ना? तो क्या? इनेमल। याद रखना, शरीर का सबसे हार्ड पार्ट यही होता है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है ये, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट। एक अब देखो, ये फास्फोरस दो प्रकार का होता है। फास्फोरस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो लाल फास्फोरस होता है और एक सफेद फास्फोरस होता है। दोनों का क्या क्या काम होता है? देखो, लाल फास्फोरस होता है दिया सलाई और आतिशबाजी में यूज किया जाता है। ये ज्वलनशील होता है। दिया सलाई क्या होता है?
माचिस होता है ये, ठीक है ना। माचिस के अंदर देखना आप, तिल्ली के बाहर जो लगा होता है ना आगे गोल गोल, वो क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। एक आतिशबाजी में जो अपने यूज करते हैं ना, वो ये लाल फास्फोरस होता है। एक होता है श्वेत फास्फोरस है। चूहा विष के अंदर श्वेत फास्फोरस यूज किया जाता है। एक खुले या वायु में ये जलता है। तो फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, लाल और श्वेत, दोनों के अलग अलग यूज हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन सल्फर। सल्फर को क्या कहते हैं, गंधक कहा जाता है। और सल्फर का उपयोग किसमें किया जाता है, H2SO4 के निर्माण में, जिसका नाम क्या होता है, गंधक का अम्ल होता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे हार्ड स्ट्रॉन्ग एसिड यानी अम्ल होता है ये। कौन सा, H2SO4। रसायनों का राजा या किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है किसको, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड बोल दो, H2SO4। हाँ, गंधक का अम्ल बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स, सब किसके नाम होते हैं, इस सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम होते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बैटरियों में। जितनी भी बैटरी बनती है ना, बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो, अम्लीय वर्षा होती है ना, इसका पीएच मान हो जाता है 5.6 से कम है, 5.6 से कम है। अगर अम्लीय वर्षा कौन सी वर्षा को मानेंगे, जिसका पीएच मान है क्या हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो अम्लीय वर्षा हो जाती है। अम्लीय वर्षा, इसका मतलब नाम से पता चल रहा है उस वर्षा में क्या है, अम्ल है, तभी तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका पीएच मान 5.6 से क्या हो, कम हो, अम्लीय वर्षा कहलाती है। कारण H2SO4, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, इनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। देखो H2SO4 है ना, और नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल है HNO3। जैसे वातावरण में गैस कौन सी है, SO2, NO2, इस प्रकार की गैस है, जैसे SO2 और NO2। और वायुमंडल में वर्षा होती है, तो वर्षा में क्या होता है, जलित होता है। और इन दोनों की क्या होती है, क्रिया। अरे H2O तो जल है, अरे SO2, NO2 वातावरण में ये गैसें हैं, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें हैं। तो इनकी क्या होती है, क्रिया होती है। क्रिया होने के बाद कौन सा अम्ल बनाती है ये, हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। और ये अम्ल ही पानी में घुल जाते हैं, यानी क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अम्लीय वर्षा का रूप ले लेते हैं। आगे क्या आ गया, क्लोरीन। एक और याद रखना, इस सल्फर की वजह से क्या होती है, प्याज और लहसुन में जो गंध का कारण होता है ना, वो सल्फर की वजह से ही होता है। क्लोरीन Cl है, इसका उपयोग क्या कहां होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही तो है। कहां पाया जाता है, अपने आमाशय में। क्या, अरे अपने आमाशय में पाया जाता है, क्या, स्टोमच कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, स्टोमच कहा जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसे नमक का अम्ल या तेजाब या म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। कहां पाया जाता है, ये आमाशय में पाया जाता है, अपने स्टोमच में पाया जाता है। एसिडिटी के समय HCl की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कभी अपन कहते हैं ना, पेट के क्या आ जाता है, आफरा सा जाता है पेट के अंदर। क्यों, कि क्या हो गया, पेट के अंदर एसिडिटी की मात्रा हो गई। एसिडिटी से कहने का मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ गई। अब इसको कम करना है, हाँ, तो इसकी मात्रा कम करनी है। क्या, इसको दूर करने के लिए बेस यानी क्षार का उपयोग करेंगे। अरे अम्ल होता है ना, तो अम्ल की मात्रा अधिक हो गई, तो इसको कम करने के लिए वहां किसका उपयोग करेंगे, क्षार को बोलते हैं बेस का उपयोग करेंगे। अम्ल और क्षार की विक्रिया करते हैं ना, तो लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो क्षार का उपयोग करते हैं। बोलो कौन सा क्षार उपयोग करेंगे, इनो। हाँ, लेकिन एग्जाम में इनो नहीं आएगा, ठीक है ना। इनो अपन पीते हैं क्योंकि अपने जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो इनो पीते हैं। तो इनो क्या होता है, इनो में क्षार होता है, जिससे ये एसिडिटी की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में इनो नहीं आएगा। तो एग्जाम में क्या आता है, एक तो याद रखना, जो अपन बेस यानी क्षार यूज करते हैं ना,
अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए, इनको कहा जाता है एंटा एसिड या प्रति अम्ल कहा जाता है, याद रखना। एक तो होता है MgOH का उल्ट ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सफेद दूध के समान सफेद होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। एक तो इसका यूज करेंगे अपन। दूसरा AlOH का होल 3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो याद रखना, ये एंटी एसिड के रूप में काम करते यूज करते हैं। इनो जरूर अपन लेते हैं, लेकिन एग्जाम में इनो का प्रश्न नहीं आएगा। एग्जाम में ये पूछे जाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों किसका उपयोग किसके लिए काम आते हैं, एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल के रूप में काम आते हैं। प्रति अम्ल, ये बताओ ये अम्लीय होते हैं कि ये क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। अम्ल की मात्रा तो बढ़ जाती है तभी तो इनका यूज करते हैं, ये क्षारीय होते हैं। ये एसिडिटी को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा भी यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा ये क्या होता है, ये भी क्षार होता है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं अपन। Cl2 गैस जो क्लोरीन गैस होती है ना, इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में काम आने वाले पदार्थ और कौन से होते हैं बोलो, लाल दवा यूज करते हैं क्या? अरे जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन हो गई, लाल दवा हो गई, फिटकरी हो गई, तो ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण CaO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल दो, हाइपो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दोनों ही नाम है इसके, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। एक या यूज करते हैं अपन लाल दवा, KMnO4 है, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं, इसको भी जल के शुद्धिकरण में अपन यूज करते हैं। एक होती है फिटकरी, फिटकरी होती है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 चॉइस H2O, चॉइस जल के अणु होते हैं इसके साथ है। इसको भी किसका उपयोग करते हैं अपन, जल को शुद्धिकरण में इसको उपयोग करते हैं। फिटकरी याद रखना जल का शुद्धिकरण स्कंदन के रूप में करती है। स्कंदन का अर्थ होता है जमना, यानी जल के अंदर जो भी अशुद्धि होती है ना, उसको पेंदे के अंदर क्या कर देती है, ये जमा देती है। तो फिटकरी हो गई, लाल दवा हो गई, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इन सब का क्लोरीन होगी, इन सब का अपन उपयोग करते हैं किसमें, जल के शुद्धिकरण में। हाँ, फिटकरी का सूत्र याद रखना, ये पूछा जाता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 चॉइस H2O, चॉइस जल के अणु होते हैं इसके साथ। एक होता है अम्ल राज, जिसे कहा जाता है एक्वारेजिया, अम्ल राज या एक्वारेजिया, ये क्या चीज है बोलो, अम्ल राज या एक्वारेजिया। देखो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्लित होता है, ये सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है, लेकिन ये मिश्रण याद रखना 1:3 में होता है, 1:3 में होता है। हाँ सॉरी 3:1, 3:1, ठीक है ना। HCl के तो 3 अणु लेंगे, HCl के 3 और HNO3 के 1 अणु लेंगे, इसका अनुपात क्या कहलाता है, अम्ल राज या एक्वारेजिया। ये जितने भी अपने क्या होते हैं आभूषण होते हैं ना, इन आभूषणों को चमकाने के लिए किस में डाला जाता है, अम्ल राज या एक्वारेजिया में डाला जाता है। ये आभूषणों को चमका देते हैं, यानी धातुओं को साफ करने में या धातुओं को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोने को आसानी से घोला जा सकता है क्या, घोला जा सकता है। तो आभूषण अपन यूज करने के बाद एक्वारेजिया या अम्ल राज में भिगो के निकालेंगे ना, तो सोना थोड़ा चमकता हुआ नजर आता है। क्यों कि ऊपर से वो उसकी परत धुल जाती है, ऊपर से साफ हो जाता है। तो एक्वारेजिया या अम्ल राज है। तो HCl और HNO3 का मिश्रण याद रखना 3:1 है, ये याद रखना। देखो HCl के अंदर 3 है क्या, HCl है, तो इसके 3 अणु लेने हैं और बच गया उसका 1 अणु लेना है। ये कंफ्यूज करता है बार बार, 3:1, 1:3 इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो एक्वारेजिया में सोने को आसानी से किस में घोला जा सकता है, हाँ, तो सुनार होते हैं आभूषणों को चमकाने के काम करते हैं ना, तो वो इसी में धोखे देते हैं वो। आगे अपन बात करते हैं आर्गन। जो बल्बों में नाइट्रोजन और आर्गन दोनों भरी जाती है क्या, हाँ, तो जो बल्ब होते हैं ना अपने लट्टू, उनमें आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती थी। ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है, आर्गन और पारे की वाष्प, ये दोनों भरी जाती थी। तो क्वेश्चन आता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। वहीं ट्यूबलाइट में आर्गन और पारे की वाष्प। हाँ
चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए जिम्मेदार रसायन कौन सा है बोलो? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूने को पानी को दूधिया बनाने में। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है क्या? बिल्कुल याद रखना, ये पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसके बाद में सोडियम है, और सोडियम के बाद में क्या है? लिथियम है। इन तीनों ही धातुओं को अपन किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है ना। क्रियाशील सर्वाधिक होते हैं पोटेशियम। बल्बों में फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट बोल दो या तंतु बोल दो, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का साइन होता है W, और इसका लैटिन नाम क्या होता है? वोल्फ्रम। याद रखना इसका। तो बल्बों में जो तंतु या फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन यानी W, वोल्फ्रम का। टंगस्टन का ही क्यों बनाया गया? क्योंकि इसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सहन कर सकता है। ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? ये गल जाता है। तो इतना तो तापमान पहुंचेगा नहीं, इसलिए जो बल्बों के अंदर फिलामेंट या तंतु लगाया जाता है वो टंगस्टन का लगाया जाता है। इसके अलावा सभी हीटिंग फिलामेंट होते हैं ना, यानी तापन तंतु होते हैं ना, जैसे फ्रेश, हीटर, निम्जन, छड़ यानी इलेक्ट्रिक रोड आदि के फिलामेंट किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये रोड है, राड नहीं होते, रोड होती है। जो अपन नहाने के काम लेते हैं ना, वो रोड है, जिसे निमंजन छड़ या इलेक्ट्रिक रोड कहा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग हैं, याद रखना दोनों को। आगे बात करते हैं पोटेशियम। किसकी बात करते हैं? पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है क्या? हाँ, प्याज व लहसुन की गंध का कारण क्या होती है? पोटेशियम और सल्फर, ये दोनों घटक होते हैं। इसकी वजह से सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं, याद रखना। तो प्याज के अंदर और लहसुन के अंदर जो गंध का कारण है ना, वो क्या है? पोटेशियम और सल्फर है। आगे बात करते हैं कैल्शियम की। Ca कैल्शियम। कैल्शियम का उपयोग किस में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना या लाइम या बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड में इसका उपयोग करते हैं। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी या भुजा हुआ चूना। अब देखो क्वेश्चन ये आते हैं, बिना भुजा हुआ चूना किसका नाम होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। ये इनके व्यापारिक नाम होते हैं, ठीक है ना। तो बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक होता है भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH का होल ट्वाइस। ये याद रखना कि सुनाते हैं ये। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर या संगमरमर, चोक, अंडे का कवच, मोती, ये सब किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये संगमरमर, जो अपन संगमरमर यूज करते हैं ना, ये यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है ये। एक होता है देखो ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, दोनों को यूज कर रहे हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी, इससे क्या बन जाता है? दूधिया हो जाता है। ये याद रखना, चूने का पानी दूधिया, दूध के रंग का हो जाता है, दूधिया। अरे रुक जाओ, अभी नहीं हुआ, अभी तो तत्व चल रहे हैं, फिर यौगिक आएगा, फिर मिश्रण आएगा। हाँ, पोटेशियम है, दोबारा आ गए क्या? हाँ, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे ये तो पढ़ा होगा। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध बोल दो या हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2 होता है, यानी आधा जलगाणु होता है, और इसी को क्या कहते हैं? POP। चिकित्सा क्षेत्र में, भवन निर्माण में, मूर्तियों के निर्माण में। अरे हाथ टूट जाने के बाद उसके ऊपर पट्टा सा बांधा जाता है क्या? तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है वो, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट अर्ध बोल दो या हेमी बोल दो हाइड्रेट, हाफ जलगाणु होता है इसके अंदर। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब देखो जिप्सम के साथ, जिप्सम से ही POP बनता है, जिप्सम से ही POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। लेकिन जिप्सम के अंदर देखो जल के कितने अणु हैं, और यहां जल के कितने अणु हैं? अरे आधा है, 1/2 है, ये आधा है। तो जिप्सम को गर्म करने के बाद ये आधा जल का अणु रह जाता है ना, तो ये POP बन जाता है। जिप्सम का उपयोग कहां किया जाता है? सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने के लिए। अगर सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने के लिए इसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि सीमेंट जल्दी सी न जमे।
मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। या फिर अम्लीयता को बढ़ाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ये देखो, ये जिप्सम को क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। तो आधा जल का अणु बच गया क्या? और ये 1.5 बाहर निकल गया क्या? देखो 1C1/2 है ये, तो आधा जल का अणु बच गया। तो क्या बन गया? ये पीओपी प्लस ट्रो पे टेरिस बन गया। अरे इतना ही है, ठीक है, पूरी नहीं है ये तो। अरे बैठ जा। तो इसके अंदर थोड़ा मैटर और रह चुका है, ठीक है ना, यौगिक और मिश्रण और रह चुके हैं, वो इसके अंदर ऐड नहीं है फिलहाल, तो वो कल करवाऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। हाँ, तो अपना जो केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक चल रहा था तत्व यौगिक मिश्रण, इसके अंदर कुछ पोर्शन अपना बच चुका था। आज इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। केमिस्ट्री का सबसे अच्छा टॉपिक है ये। आज अपन बात करते हैं किसकी? यौगिक है। देखो, तत्व, यौगिक और मिश्रण है। तत्व तो अपन ने पढ़ लिए, जो इंपॉर्टेंट तत्व थे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं सभी पढ़ लिए अपन ने। अब यौगिक क्या चीज होती है? बोलो, यौगिक क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मिलते हैं। और तत्व मिलते किस प्रकार से हैं? ध्यान रखना है, निश्चित अनुपात में होना चाहिए वो। अगर निश्चित अनुपात में नहीं है इसका मतलब वो यौगिक नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? निश्चित अनुपात में होने चाहिए। तो यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के क्या मिलते हैं? तत्व मिलते हैं, और एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे देखो, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन तत्व है क्या? ऑक्सीजन दोनों ही तत्व हैं। लेकिन हाइड्रोजन के 2 अणु ले लूं और ऑक्सीजन का अणु ले लूं, इन दोनों को मिला दूं मैं, तो बताओ ये H2O क्या बन गया? जल। तो ये यौगिक है क्या? बिल्कुल यौगिक है, ये यौगिक है। इनका निश्चित अनुपात है। जल कितना ही हो, इनका अनुपात होता है वो फिक्स रहता है। इनका अनुपात है, 1 गिलास पानी ले लो चाहे 1 टंकी पानी ले लो, इस जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा ना, वो अनुपात फिक्स रहेगा, यानी निश्चित अनुपात ही रहेगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसके देखो कार्बन का जो परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का, इनका अनुपात निकालो, 3:4 यही रहता है। चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी ले लो या बहुत ज्यादा ले लो, इनका अनुपात तो यही रहेगा। तो निश्चित अनुपात में मिलते हैं क्या? बिल्कुल निश्चित अनुपात में मिलते हैं। CO2, कार्बन 12 और ऑक्सीजन के 2 अणु है क्या? तो 2 अणु है तो कितना हो गया? 32। तो इनका अनुपात क्या आया? 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात होता है वो 3:8 ही होता है। इसी प्रकार जल, NaCl, ये किस प्रकार बने हुए हैं? ठीक है ना। याद क्या रखना है, यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व है, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। कौन से अनुपात में? निश्चित। अगर अनिश्चित अनुपात में मिल गए ना तो वो क्या बन जाएंगे? मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण अनिश्चित अनुपात होता है, यौगिक का निश्चित अनुपात होता है। तो 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे ये सभी उदाहरण यौगिक के हैं। इनके सूत्र या फॉर्मूला निश्चित होते हैं क्या? अरे बिल्कुल होते हैं। मैंने बोल दिया 1 गिलास पानी ले लो या 1 टंकी पानी ले लो, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O ही होता है। इनका सूत्र बदलता थोड़ी है, नहीं बदलता। तो इनका यौगिक का सूत्र निश्चित होता है। यौगिक में उपस्थित अवयवी घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक करना संभव है। भौतिक विधियों द्वारा अपन पृथक कर सकते हैं क्या इनको? भौतिक विधि कौन सी विधि होती है? जैसे नॉर्मली अपन उसको पीट लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं, ये भौतिक विधि है। जैसे अपन ने जल के अंदर नमक डाल दिया तो उसको पीट कर नमक अलग कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ये यौगिक होते हैं ना, इनको भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते, रासायनिक विधियों से कर सकते हैं। हाँ, रासायनिक विधि बहुत सी प्रकार की होती है, उनसे अलग कर सकते हैं, लेकिन भौतिक विधियों से इनको अलग नहीं किया जा सकता। आगे क्या है? मिश्रण।
मिश्रण क्या होता है? देखो मिश्रण के अंदर यौगिक यौगिक मिल सकता है, तत्व यौगिक मिल सकता है, यौगिक तत्व मिल सकता है, ये मिलकर अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं और इनका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता, तो ये मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण यानी मिक्सचर। जैसे NaCl प्लस H2O, ये यौगिक और ये यौगिक। देखो NaCl यौगिक है क्या? ये भी यौगिक है क्या? ये यौगिक और यौगिक मिलकर भी मिश्रण बनाते हैं। तत्व यौगिक को मिला दो, तत्व तत्व को मिला दो, जैसे कॉपर और जिंक, ये दोनों तत्व ही तो है। अरे दो धातु हैं क्या, और मिलकर क्या बन गया? पीतल बन गया। ये मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में, यौगिक तो था निश्चित अनुपात में यानी फिक्स अनुपात होता है उसका, लेकिन मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। इनके सूत्र है, अरे मिश्रण का कोई सूत्र होता है क्या? अरे मिश्रण का सूत्र होता है क्या? नहीं होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ वायु, वायु बोलो मिश्रण है, यौगिक है, मिश्रण मिश्रण है। वायु का कभी सूत्र देखा है क्या आपने? नहीं देखा। इनका सूत्र होता ही नहीं। वायुमंडल में बहुत सारी क्या है, गैसें हैं जिनका मिश्रण है ये। एक मैं आपको बोल दूं जैसे दूध, अरे देखा हुआ तो है, लेकिन दूध का कभी सूत्र देखा क्या आपने? नहीं देखा ना। तो दूध क्या है, यौगिक है या मिश्रण? दूध भी मिश्रण है। कैसे? दूध के अंदर भी बहुत सारी चीजें अनिश्चित अनुपात में मिली होती हैं। अरे दूध के अंदर निश्चित अनुपात नहीं होता, अनिश्चित अनुपात होता है इनका, इसका कोई सूत्र नहीं होता। इनके अवयवी घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। कर सकते हो क्या? भौतिक विधियों द्वारा, जैसे रेत प्लस जल, इसका कोई मिश्रण है जैसे, तो बताओ ये रेत और जल का मिश्रण, ये मिला में, तो ये मिश्रण है क्या? इनको भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं भौतिक विधि से, लेकिन यौगिकों को भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। आगे क्या है? उदाहरण देखो, जैसे वायु, वायु किसका उदाहरण है? मिश्रण का। याद रखना, वायु मिश्रण का उदाहरण होता है। ये गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सारी गैसें हैं। इन सभी गैसों का जो मिश्रण होता है ना, वही क्या कहलाता है? वायु। बारूद, बारूद गन पाउडर होता है ना, ये भी क्या किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण होता है। कांच, अब ऐसे मत समझना सर ये कोई इनका फिक्स अनुपात तो होता ही है, इनका वैसे कोई फिक्स अनुपात नहीं होता। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, चाय, चाय बोलो किसका उदाहरण है? मिश्रण का। मिश्रण का उदाहरण है ना। लेकिन चाय को अपन, वैसे तो चाय के अंदर दूध, चाय पत्ती, चीनी ये लगभग फिक्स डालते हैं, लेकिन जरूरी है क्या फिक्स डालें? किसी को ज्यादा मतलब कम ज्यादा मिट्टी है तो वो चीनी ज्यादा डाल देता है, जिसको ज्यादा चाय अच्छी लगती है वो चाय ज्यादा डाल देता है, किसी को दूध की अच्छी लगता है दूध ज्यादा डाल देता है, कोई दूध कम डालता है। तो ये कोई अनुपात निश्चित होता है क्या? कोई अनुपात निश्चित नहीं होता। चाय स्वाद के अनुसार बनाई जाती है, हर चीज स्वाद के अनुसार बनती है। जैसे नींबू पानी बोल दिया मैंने, अरे नींबू पानी बताओ कोई फिक्स अनुपात होता है क्या? नहीं, स्वाद के अनुसार बनता है नींबू पानी। किसी को ज्यादा मीठा अच्छा लगता है तो ज्यादा मीठा कर देता है। इसी प्रकार बारूद, बारूद भी एक मिश्रण ही है। किसी को अच्छा धमाका चाहिए तो वो ज्यादा मिला देता है उसके अंदर, किसी को कम धमाका चाहिए तो कम मिला देता है। तो ये मिश्रण का अनुपात है। कांच मिश्रण का अनुपात है, सिलिकेट का मिश्रण होता है ये। मिश्रण धातुएं, एलॉय, देखो मिश्रण धातुएं वैसे तो निश्चित अनुपात में मिलाई जाती है। निश्चित अनुपात में क्यों मिलाई जाती है? ताकि सर्वश्रेष्ठ मिश्र धातु प्राप्त हो सके अपने को। लेकिन कोई जरूरी है क्या उसी अनुपात में मिलाएं? जैसे मैंने बोल दिया भाई आभूषण बनाए जाते हैं, अपन क्या पढ़ते हैं? आभूषण के अंदर 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट कोई अशुद्धि मिला दी जाती है, जैसे तांबा चांदी मिला दी जाती है, और इस प्रकार करके 24 कैरेट का अपने को आभूषण बना दिया जाता है। ये तो सबसे इसका शुद्धतम रूप माना जाता है। वैसे क्या आभूषण का ये शुद्धतम रूप है, लेकिन जरूरी है कि ये बने? अगला यहाँ 18 कर सकता है और यहाँ 4 कर सकता है, तो कोई निश्चित अनुपात थोड़ी है इनका, नहीं, मनचाही के अनुसार बना सकता है। तो मिश्र धातुएं जितनी भी होती है ना, वो भी किसका उदाहरण होती है? इस मिश्रण का ही उदाहरण होती है। लेकिन ये होती है कि सर्वाधिक
अच्छी धातु की मिश्रण धातु किस प्रकार बनाई जा सकती है, तो इनका एक फिक्स अनुपात रखा जाता है। आप पढ़ोगे जैसे कॉपर 60% मिला दिया, जिंक 40% मिला दिया, तो आप कहोगे सर ये देखो फिक्स है ना। अरे वो फिक्स तो इस प्रकार मिलाई जाती है ताकि सबसे अच्छी धातु प्राप्त हो जाए अपने मिश्रण की, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वही फिक्स रहे, अनुपात है, अलग भी कर सकते हैं अपन। तो अभी मिश्रण तो है ही वो। अरे यहाँ ये मिश्रण नहीं है क्या भाई? अब 12+12 कर दूं तो क्या मिश्रण नहीं है क्या? फिर भी आभूषण ही है वो। क्वालिटी लो हो जाएगी। अब देखो कुछ मिश्र धातुएं जिनका क्वेश्चन बार बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ये हैं जो पूछी जाती हैं, याद रख लेना। एक तो होती है पित्तल, जिसे ब्रास कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रास। पित्तल के बर्तन देखते हैं ना अपन, ये मिश्र धातु का होता है। इन पित्तल कोई तत्व नहीं होता, ये दो तत्वों का मिश्रण होता है। वो कौन कौन से? तांबा और जिंक। जिंक बोल दो या जस्ता बोल दो, Zn। तांबा और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है? पित्तल कहलाता है। याद कैसे रखोगे? एक ट्रिक है, पिताजी। क्या याद रखोगे? पिताजी। तो पी से क्या हो गया? ता से, और जी से जिंक है, तो पिताजी यानी पित्तल का याद रखना। पित्तल एक मिश्र धातु है, कौन से दो तत्वों से मिलकर बनती है? हाँ, तांबा धातु और जिंक धातु के मिलने से यह पित्तल का निर्माण होता है। एक होता है स्टेनलेस स्टील। स्टील दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्टेनलेस स्टील, जो क्या कौन सा होता है? जंग रोधी इस्पात होता है, ये जंग रोधी इस्पात है। अरे ऐसा स्टील जिस पर जंग नहीं आई, इसका मतलब नो टेंशन। हाँ, फ्री माइंड, नो टेंशन। और नो टेंशन को अपन इस प्रकार बोल सकता हूँ क्या? मतलब अपने को फिक्र नहीं करनी। नो टेंशन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? फिक्र नहीं करनी। हाँ, तो फिक्र नहीं करनी, इसको याद रखना है, फिक्र नहीं करनी। Fe क्रोमियम और निकल है, सी का Fe, क्रे का Cr और नि का निकल है। तो स्टेनलेस स्टील है ना, वो लोहा, क्रोमियम और निकल है, आयरन, क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। याद रख लेना, बहुत बात पूछी। एक होता है फ्यूज तार, एक होता है शोल्डर, या फिर कहा जाता है टांका। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों बनाई एक से ही जाती हैं। दोनों बनाने का जो मिश्रण है ना, वो सेम लिया जाता है, लेकिन दोनों यूज अलग अलग होती है। फ्यूज तार कहाँ काम आता है? अरे मीटर के पास एमसीबी नहीं लगाते हैं क्या? वो फ्यूज होता है, फ्यूज उड़ जाता है, वो फ्यूज तार ही होता है। तो फ्यूज तार। एक होता है शोल्डर या टांका, ये क्या होता है? महिपाल क्या है ये? कौन सी कैंची? हाँ, शाबाश। अरे शोल्डर या टांका, कभी टीवी या मोबाइल रेडियो खराब हो जाता है तो अपन ले जाते हैं, तो ये गर्म करके रूम को वापस जोड़ता है ना, तो वो होता है शोल्डर और टांका। ये है? हाँ, ये वास्तव में वो शोल्डर और टांका होता है और कुछ नहीं होता। एक तो फ्यूज तार, एक शोल्डर और टांका। ये दोनों बड़े किसके होते हैं? एक तो होता है देखो लेड यानी पीबी, और एक होता है टिन यानी एसन। इन दोनों को मिश्रण से बनता है ये। तो याद क्या रखोगे? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, सीटी। क्या है? सीटी। अरे फ्यूज उड़ते ही सीटी बजती है क्या? सीटी बजती है। सी से याद रखना, रख लेना क्या? ये लेड यानी शीशा, इसी को क्या कहा जाता है? शीशा। लेड बोल दो, शीशा बोल दो, एक ही नाम है। तो सी से शीशा और टी से टिन। तो फ्यूज तार और शोल्डर दोनों मिश्र धातु हैं, इनसे निर्माण होती है। याद कर लेना इनको। आगे क्या है? एक है जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर। ये बना किसका होता है? ये जर्मन सिल्वर जिंक, निकल और तांबा का मिश्रण होता है। तो याद क्या रखोगे? जर्मनी की जनता। तो जर्मन सिल्वर से जर्मनी की जनता, जनता से याद रखना जिंक, निकल और तांबा। याद रख लेना इनको, जिंक, निकल और तांबा, जर्मन सिल्वर। याद कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है? हाँ, नाम जरूर जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसके अंदर सिल्वर की मात्रा क्या होती है? 0% सिल्वर होता है इसके अंदर। कितना परसेंट है? 0% सिल्वर।
एक होता है गन मेटल। गन मेटल तांबा, जिंक और टिन का मिश्रण होता है गन मेटल। धातु का नाम है गन मेटल, ठीक है ना, मिश्रण है ये। तो तांबा, जिंक और टिन, याद क्या रखोगे? ताजा टी यानी गन मेटल। ताजा टी, ता से, जा से, टी से, टिन। हाँ, यानी जो मेंटल आदमी होते हैं ना, वो क्या रखते हैं? गन रखते हैं। और वो गन दिखा के क्या पीते हैं? ताजा टी पीते हैं। याद रख लोगे क्या? एक होती है घंटी धातु, क्या होती है? और एक होता है कांसा। घंटी धातु जैसे बेल होती है ना, घंटी धातु, बेल, अरे घरों के बाहर बेल लगाई होती है ना, यही होती है वो। और एक होता है कांसा। कांसा यानी ब्रॉन्ज, मेडल बनते हैं ना ब्रॉन्ज के, कांसा। हाँ, ये मिश्र धातु होती है। किसके बने होते हैं ये? कॉपर और टिन के, दोनों है ना। ये घंटी धातु और कांसा दोनों किसके बने होते हैं? कॉपर और टिन, Cu+Sn। तो याद रख लेना कोटी, ठीक है ना। कर लोगे क्या? पक्की बात? एक क्वेश्चन आता है कि रेल की पटरियां किसकी बनी होती हैं? बोलो। लोहा और मैग्नीज की। लोहा और मैग्नीज की बनी होती हैं। एक होता है रोल्ड गोल्ड, ये किसका बना होता है? कॉपर और, हाँ, नॉर्मली अपन बोलते हैं ना कि ये तो रोल्ड गोल्ड का बना हुआ है। तो रोल्ड गोल्ड के अंदर क्या होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं अपन किसकी? देखो, मिश्रण है ना, मिश्रण है, ये मिश्रण दो प्रकार का होता है। हाँ, एक तो होता है सहमांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी। नाम से पता चल रहा है सहमांगी मिश्रण यानी समान, ऐसा मिश्रण जो समान रूप से मिश्रित हो जाए, जिसके अंदर अपने को कुछ से अलग दिखाई न दे, वो समान मिश्रण होता है। एक होता है विषमांगी यानी असमान रूप से मिश्रण हो। जैसे मैं बोल दूं आपको, पानी और नमक का मिश्रण कैसा नमक है? समांगी है। पानी और नमक का मिश्रण करते हैं तो नमक आप अपने को दिखाई देता है क्या? नहीं देता। अपन ऊपर से पानी पिएंगे तो भी वही स्वाद आएगा, नीचे से पानी पिएंगे तो भी वही स्वाद आएगा। नींबू पानी मिश्रण सेम होता है क्या? तो ये सहमांगी मिश्रण होता है। एक होता है विषमांगी, और इसको अलग तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर निश्चित रूप से इनका मिश्रण होता है और इसके अंदर अनिश्चित रूप से मिश्रण होता है, ये भी होता है। सहमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी घटकों का संगठन प्रत्येक स्थान पर क्या रहे? समान रहे। प्रत्येक स्थान पर मिश्रण समान रहे, उसे सहमांगी मिश्रण कहते हैं। कोई दृश्य सीमा दिखाई नहीं देती। इसके अंदर दृश्य सीमा दिखाई देती है, जैसे तेल और पानी का मिश्रण दिखाई देता है, अलग अलग अपने को दिखाई देता है। और पूर्ण रूप से मिक्स हो जाते हैं क्या? तो कौन सा मिश्रण है ये? मिश्रण प्रत्येक स्थान पर समान है नहीं रहता और दृश्य सीमा दिखाई देती है, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं अपने को। पूर्णतः मिक्स होते हैं क्या सहमांगी मिश्रण है? बिल्कुल होते हैं, जबकि ये पूर्णतः मिक्स नहीं होते। उदाहरण की बात करें जैसे वायु बताओ सहमांगी मिश्रण है क्या विषमांगी? सहमांगी मिश्रण है वायु। नमक और जल, चीनी और जल, जल और एल्कोहल, सोडा वाटर, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन हो गया, छनी हुई चाय हो गई, मिश्र धातुएं हो गई, ये सब किसके उदाहरण है? सहमांगी मिश्रण के उदाहरण है। होमोजीनियस कहा जाता है इसको, हेटेरोजीनियस कहा जाता है इंग्लिश में। इसके अंदर देखो उदाहरण है, तेल जल, रेत जल, चाक जल, बर्फ जल, बिना छनी चाय, साबुन का विलयन, दूध विषमांगी का उदाहरण है। लगता होगा आपको कि दूध के अंदर सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम नहीं होता है। दूध के अंदर जितने भी घटक होते हैं ना, वो असमान रूप से पाए जाते हैं उसके अंदर, तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। ये ब्लड, खून हो गया, खून के अंदर सब चीजें अलग अलग होती हैं, हर जगह खून एक जैसा हो ये भी जरूरी नहीं है। बटर, कोहरा, बादल, मक्खन, मृदा, लकड़ी, ये सब किसके उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण। हाँ, ये समुद्री जल होता है ना, ये समुद्री जल सहमांगी और विषमांगी दोनों का उदाहरण होता है, ठीक है ना, दोनों में काउंट होता है ये।
आगे क्या है, अब देखो जो मिश्रण है ना, इसके जो विलयन है उस विलयन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो वास्तविक, एक कोलाइडी और एक निलंबन। वास्तविक यानी होता है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडी कोलाइडल कहा जाता है, निलंबन है सस्पेंशंस। देखो वास्तविक क्या होता है, कणों का आकार इसके अंदर 1 नैनोमीटर से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। जो कणों का आकार है ना वो 1 नैनोमीटर से छोटा रहना चाहिए। यह सहमांगी मिश्रण का उदाहरण है क्या, बिल्कुल सहमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। जैसे नमक जल, ग्लूकोज जल, इन ये सब किस में आते हैं, ये वास्तविक ट्रू सॉल्यूशन में आते हैं। अरे इनका पता चला सकते हैं क्या अपन में, नहीं पता चला सकते। नमक और जल का फिर पता चला सकते हैं क्या, ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, ये वास्तविक विलयन होता है। ये कोलाइडी, इसके अंदर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। ये कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। अब देखो सहमांगी और विषमांगी को इस आधार पर, कणों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। तो इसके अंदर देखो ब्लड, दूध, बादल, कोहरा। अब दूध के अंदर फैट होता है क्या, दूध के अंदर पानी भी होता है क्या, हाँ दूध के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनके कणों का आकार अलग अलग होता है, तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। सेमी ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लोहा, पानी वगैरह सब होता है, सबका आकार अलग अलग होता है। तो ब्लड भी किसका उदाहरण होगा, विषमांगी यानी कोलाइडी विलयन में आता है, विषमांगी का उदाहरण होता है। एक होता है निलंबन, है कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, तो किसका उदाहरण है ये, जैसे रेत जल और चौक जल। कर लोगे क्या, पक्की बात है। तो ये अपना तत्व यौगिक मिश्रण टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो बड़ा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, ठीक है ना। अरे रुक जाओ, नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।